देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की किताबों में जितना भी वक्त ज़ाया किया है, एक लफ्ज़ ने हमेशा बोर किए रखा और वो लफ्ज़ था रियासत। हमेशा पढ़ाया गया कि रियासत एक ऐसी चीज़ होती है जो हुकूमत से बुलंद, बाला, आला और अरफा हुआ करती है। हुकूमतें बदल जाया करती हैं लेकिन रियासत का वजूद हमेशा मुक़द्दम रहा करता है, मौजूद रहा करता है। हुकूमतें महकूम हो सकती हैं, दस्तनगर हो सकती हैं, लेकिन रियासत ऐसा कोई भी फ़न नहीं जानती। लेकिन रियासत है कहाँ? जब अमली ज़िंदगी में आए तो उसके बाद रियासत का वजूद ढूंढना पड़ता था, और आज भी बदकिस्मती से सूरत हाल ऐसी ही है। इस बात से कतई नज़र कि मैंने कभी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की किताब को खोल करके भी देखा था, आप अपने आसपास रियासत का वजूद आपको महसूस होता है? एक साहब कहा करते थे कि रियासत होती है माँ के जैसी। नाम था एहतजाज एहसन। वकला तहरीक जब शुरू हुई तो वकला तहरीक में झूम झूम के, लहक लहक के किसी से लिखवा के लाए थे वो नज़्म, अगर उनको याद है यार, एहतजाज एहसन दिखा दो भाई। बताया जा रहा था कि वकला तहरीक के नतीजे में पाकिस्तान अमन अमान का गहवारा बन जाएगा, जनरल मुशर्रफ के फ्रीद से हमें निजात मिल जाएगी, पाकिस्तान में गवर्नेंस की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। ये आ गए उस वक्त के सबसे बड़े मसीहा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब। रियासत के साथ उस वक्त बहुत कुछ होता रहा। रियासत उस वक्त चुपचाप तमाशा देखती रही। हुकूमत उस वक्त जो है वो बैकफुट पे थी। बताया गया कि आने वाले कुछ दिनों में ऐसा नक्शा चेंज हो जाएगा कि बस मैं और आप फिर ऐश ही करेंगे इंशाल्लाह। ये अलग बात कि मैं और आप आज भी सर पकड़े सोच रहे हैं कि रियासत कहाँ है। हुकूमत का वजूद तो कभी कभी नजर आ जाता है, लेकिन रियासत का वजूद आज भी एक सवालिया निशान है, पता नहीं क्यों। पूछना यह था कि इस्लामी फलाही रियासत जिसमें मैं और आप रहते हैं, इसमें रियासत क्यों चुप है? शहरियों को पानी की लाइनें दस्तयाब तो हैं लेकिन पानी नहीं मिलता। बिजली के नाम पर उन्हें कभी कुछ भी मुयस्सर नहीं आता। अभी पिछले दिनों एक साहब ने घर का दरवाजा खटखटाया और उनकी गोद में एक छोटा सा मासूम बच्चा था। बड़े मासूम से लग रहे थे वो। एक आम आदमी तो वैसे भी मासूम ही होता है। उन्होंने कहा सर ये के इलेक्ट्रिक वाले वो क्या है उसको कहते हैं, मीटर चेंज कर रहे हैं, और वो भी विदाउट शेयरिंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रायर इंफॉर्मेशन। मैंने कहा भाई आप क्या किसी महज़ब मुल्क से आए? जो कर रहे हैं उनको करने दो, क्योंकि बहरहाल ऐसा करने के लिए उनके पास वो सब कुछ है जो मेरे और आपके पास नहीं है। ये लोग जो इस वक्त दिलपिशौरी कर रहे हैं, इनको क्या मालूम नहीं है कि ऐसा करने का लाइसेंस बिजली कंपनियों को पूरे मुल्क में किसने दे रखा है? रियासत का वजूद है, पीने का साफ पानी नहीं है। रियासत का वजूद है, हुकूमत का वजूद है। गंदा पानी आपको सीवरेज मिला पानी मिल रहा है और आप पीते चले जा रहे हैं। बिजली आए या ना आए, लेकिन बहरहाल बिल आपने देना है। सफर को ट्रांसपोर्ट मुयस्सर नहीं है। ट्रांसपोर्ट माफिया है और गाड़ियां हैं तो कंप्लीटली 120% एयर कंडीशन, यानी उनमें खिड़की कोई नहीं है, आप किसी भी जगह से घुस सकते हैं उनमें। सेहत आम्मा की बेहतरीन सहूलियात हैं, लेकिन जाहिर है कि सिर्फ खवास को हैं। आवाम जिन अस्पताल में, सिविल अस्पताल में, सरकारी अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं, और उसके बावजूद भी गुड गवर्नेंस का सफर है कि चलता ही चला जाता है। लाड़काना में स्टेडियम बना दिया गया और यह बताया जा रहा है कि यह जमहूरियत की, जमहूर वालों की, जमहूर को एक बहुत बड़ी खिदमत है, एक तोहफा है, एक पता नहीं क्या है। अब लाड़काना में कौन जाएगा स्टेडियम में, या कौन आएगा खेलने के लिए, एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल लाड़काना हो रहा है, थर कहते हैं उसको। अजरा पेचू साहिबा, अगर मैं नाम सही ले रहा हूं तो वो गई थी इंटीरियर सिंध में किसी जगह दौरे पे। ये आदमी पता नहीं क्यों रो रहा है। जमहूरियत का सफर सही है, ठीक ठाक चल रहा है, जमहूरियत के खिलाफ साजिश कर रहा है। अल्लाह पूछेगा इससे। सरेआम बच्चों की पैदाइश पंजाब भर में होती रही तो क्या हुआ? खादिम आला सीटी बजाते रहे, शेर धाड़ता रहा, अब रोते रहो। हसन निसार कहते रहे कि भाई मर्रीख पे चीखें जाएंगी, जाती रही। मुशर्रफ डार और अल्ताफ हुसैन मफरूर तब्दीली वाले फिर भी मसरूर। इसहाक डार ने तो ठेंगा दिखा दिया। उन्होंने कह दिया कि आप मेरी जायदाद नीलाम करें, और वो जायदाद कौन सी? वो अपनी जहेज में लाए थे, मेरी और आपकी है। वो तो कह रहे हैं ले लो, मैं और कर लूंगा, यार जिंदा सोबत बाकी, जब तक
हाथ हैं, दिमाग है, तो अंग्रेजों को लूट लूंगा, उसमें क्या है? ये देखिए, नैब है कि अपना समूह लेकर के रह गई, इंटरपोल से राब्ता, ये वो सब पता नहीं क्या क्या फजूलियात, कुछ भी ना हुआ, कुछ भी ना हुआ और ना होने का है। हसन और हुसैन नवाज जो है वो इश्तिहारी ठहर गए और नैब जो है वो फिर भी कह रही है कि जी एहतसाब करेंगे। किसका करेंगे, ये अच्छा सवाल है। इफ्तिखार चौधरी एहतसाब वाले साबिक बाबा सुमोटो नोटिस लिया करते थे, वो तो अच्छा हुआ कोई उनके ऊपर नहीं था कि उनका नोटिस ले लेता। इनके समधी इखलाकन 13 अरब रुपए डिकार गए ईडन हाउसिंग। अच्छा जरा सी बात करो तो अरबों रुपए का नोटिस धास देते हैं ये है इनके समधी। माशाल्लाह नूर तो चेहरे पे है भाई। 13 अरब रुपए का नूर है जी, का मतलब हल्का लिया हुआ आपने। बेटा इनका थंबू हुआ और इनको फौरन अल्लाह मियां याद आ गया, इन्होंने फौरन नैब में एप्लीकेशन लगा दी कि हुजूर आइए जरा सेटिंग करते हैं। अच्छा ये है वो, माशाल्लाह ये भी कितना नूरानी है देखो, 13 अरब रुपए। रियासत और रियासत की अमलदारी को ये सब बाप बेटे मिलकर के ललकाते रहे और रियासत इधर उधर फुटबॉल खेल रही थी। रियासत के पास और बहुत सारे काम थे, रियासत ने और बहुत सारे मेरे ख्याल है कि उमूर थे वो निपटाने थे। इधर उधर देखता हूं तो मुझे रियासत का वजूद नजर नहीं आता, लेकिन तारीख में अगर मैं जाऊं माजी में तो रियासत ने एक मरतबा अंगड़ाई जरूर ली थी, सही है गलत उससे कता नजर। बताया गया था कि रियासती अमलदारी को चैलेंज किया नवाब अकबर खान बुगटी ने, जैसा कि मुशर्रफ ने ऐसा कुछ नहीं किया, आइन तोड़ना कुछ नहीं था। इफ्तिखार चौधरी के पीछे क्यों पड़ गए यार? जैसे कि मुशर्रफ ने कुछ नहीं किया, अल्ताफ हुसैन ऐन नेकोकार है, इसहाक डार इस मुल्क का मोहसिन है, हसन हुसैन नवाज जो है वो हमारे ममदू हैं, उनके खिलाफ कोई बात नहीं की जा सकती। एक अकेला नवाब अकबर खान बुगटी था जिसने इस रियासत की रिट को ललकारा था, ये जनरल मुशर्रफ ने बताया था, और चूंकि वो जर्नैल था इसलिए उसकी बताई हुई बात सही होती है। मुशर्रफ के कहने पे नवाब अकबर खान बुगटी को उड़ा दिया गया। वो मेरे मामू के लड़के नहीं थे, मैं उनकी वकालत करने के लिए नहीं बैठा हूं ना मुशर्रफ साहब मेरा कुछ लेके भागे। मगर ये दोहरे मेयारात क्यों है हमारे यहां? रियासत के रिट को उसने नहीं ललकारा कि जो पीआईए का जहाज जेब में डाल के ले गया। रियासत भी यही थी, हुकूमत भी यही थी, वज़ीर आज़म भी यही था, पार्टियां भी यही थी, अपोजिशन लीडर भी यही थे। रियासत की रिट कहां घास चरने गई हुई थी? ये किताबें इंसान का दिमाग बहुत ख़राब कर देती हैं। मुझे किताबों से एतराज़ करना होगा, आइडियलिस्टिक हो रहा हूँ मैं। बात को मुख्तसर करता हूँ नाजरीन, रियासत का वजूद अगर है तो मुझे ख़त लिख करके या मुझे फेसबुक पे, ट्विटर अकाउंट पे मैसेज करके, मिस कॉल दे के, किसी भी ज़रिए से बताइएगा। मैं जानना ज़रूर चाहता हूँ, एक मरतबा ज़िंदगी में उस रियासत का दीदार ज़रूर करना चाहता हूँ जिसका वजूद किताबों से मावरा है, शायद समझ से मावरा है, मैं समझना ज़रूर चाहता हूँ। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का, यहाँ ब्रेक पे जाऊंगा तो मेहमानों से गुफ्तगू का मौका ज़्यादा लगेगा। आज दो बड़े इंपॉर्टेंट मेहमान दो मुख्तलिफ सेगमेंट्स में हमारे साथ हैं, इंतहाई अहम तरीन मौज़ूआत पर उनसे गुफ्तगू करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा जवेरिया ज़फ़र अहीर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी पोजीशन भी होल्ड करती हैं, मेंबर नेशनल असम्बली भी हैं। मैम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मुख्तसर अहवाल ये है कि तब्दीली वाली सरकार ने पाकिस्तान के अवाम को एक बहुत अहम तोहफा दिया है। गैस की कीमतों में महज 143% इजाफा ही तो किया है। अब इसमें कौन सी कोई बात हो गई? जमहूरी हुकूमत है, जमहूर पर हुक्मरानी करने आई है, इतना तो मेरे ख्याल है अवाम को भी समझना चाहिए। लेकिन कोई सबसे खूबसूरत बात इस इजाफे की ये कि इससे कोई आम आदमी मुतासिर नहीं होगा। क्या कहेंगी मैम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये जो गैस की कीमतों में इजाफा ओगरा ने एक जो अपनी तजवीज़ दी थी, ये जून में दी थी। उसकी वजह ये थी कि दो बड़ी आपकी पब्लिक गैस कंपनीज जो थी वो उनका हाल जो है पीआई या स्टील मिल्स जैसा होना था, और ये सिफारिशात उन्होंने पहले से दी हुई थी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी आने से पहले। अब हुआ क्या है कि पिछली हुकूमत ने गैस की कीमतों में तो इजाफा नहीं किया, लेकिन उससे इतना ज़्यादा
जो उस पर फर्क पड़ा है वो कंपनीज कोलैप्स कर जाती और इसके अलावा कोई चारा नहीं था हुकूमत के पास कि वो इसको उनको सस्टेन करने के लिए गैस की कीमतों में इजाफा करे। दूसरी बात यह है कि जो घरेलू सारिफीन के ऊपर जो 30% था उसको डिक्रीज करके 10% किया गया, तो इससे जो मेजॉरिटी है वो आम आदमी जो है या आम आवाम जो गैस के सारिफीन है, घरेलू सारिफीन है, वो इससे मुतासर नहीं हुए, बल्कि जो बड़े पैमाने पे जहां गैस की कंजप्शन होती है, जो कमर्शियल राइट, मैं अब आपको वो खबर सुना देता हूं जिससे एक आम आदमी बुरी तरह मुतासर होगा, और वो खबर है हुकूमत का सीएनजी फी किलो महज 15 रुपए तक महंगी करने का फैसला। इसके बाद अब ये हुआ है कि सूरत-ए-हाल मुकम्मल तौर पर स्टैंड स्टिल पे आ गई है, सड़कों पे गाड़ियां नहीं है, सीएनजी मालकान ने जो है वो पंपों पे फरोख्त रोक दी है। अब भी आप यही कहेंगी कि इससे आम आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए मेरी बात सुने, असल में हुआ जो मैं आपको बताऊं, पिछली हुकूमत ने जो हशर किया है हमारी मईशत का, चाहे वो गैस हो या ऑयल हो या कोई भी चीज़ हो, अब उसके जो असरात हैं या समरात जो हमें भुगतने पड़ रहे हैं, अवाम को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि, और अवाम समझते भी हैं, ऐसा नहीं है कि अवाम नहीं समझते हैं। अब मामलात को पोलिटिसाइज किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, और हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। मैम जब आप अपोजिशन में थी तो अपोजिशन पर भी ये इल्जाम लगता था उस वक्त की, और उस वक्त की हुकूमत भी यही कहती थी। लेकिन हमने मैं एक चीज़ यहाँ थोड़ी सी वाज़े करना चाहती हूँ कि ये जो आपकी गर्दिशी कर्जे आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं, जो एक जगह से कर्जा लेके उसका सूद उतारने के लिए दूसरी जगह से कर्जा, फिर उसका सूद उतारने के लिए तीसरी जगह से कर्जा, तो ये कर्जे ले के और एक आर्टिफिशियल जीडीपी जो रेट है उसको दिखा के बढ़ा चढ़ा के पेश करके जो एक्चुअल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, हम उस चीज से बचना चाह रहे हैं। हम नहीं चाह रहे हैं कि हम कर्जे उतारने के लिए मजीद कर्जे लें, और जो एक्चुअली जो चीजें जहां पर कर्जे लेने की मुझे याद है, मैम एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाह रहा था, चाहिए बजाय इसके कि आप वही वाली गलतियां दोहराते रहे माजी में जो माजी की हुकूमतों ने दोहराई हैं। नहीं, वो गलती तो मैं बिल्कुल नहीं दोहराना चाह रहा, इसलिए तो मैं नया सवाल थ्रो कर रहा हूँ। ये मुझे बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही आरिफीन साहब। मेरी आवाज नहीं आ रही भाई, जरा कुछ करो अल्लाह के वास्ते। आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपको सुन नहीं पा रही। मैम मुझे सुन नहीं पा रही है, अगर मैं ऐसी तकरीर करूंगा तो मजा नहीं आएगा, जरा जल्दी से आवाज मेरी सही कर दो। मैम अब आप सुन सकती हैं? आप मुझे अब सुन सकती हैं? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा जरा देखो भाई इनको। अच्छा मैं एक चीज पूछना चाह रहा था मैम आपसे, इखराज अमी का एक और नादिरशाही नुस्खा जो है वो दस्तयाब हो गया है फिलहाल। बताया गया है कि अगर वफाकी काबीना के हुजूम में इजाफा कर दिया जाए तो गरीबों को ठीक तरह से एक तो उनकी मरम्मत भी हो सकेगी और कौमी खजाने की खिदमत भी हो सकेगी, और वो जितने मसीहा कराम हैं वो मिलकर जो हमारे साथ हमारे मुकद्दर के साथ फुटबॉल खेलेंगे वो हमारा गमों का जो है ना इलाज होगा। आप ये बता सकती हैं ये कौन से हकीम, कौन से होम्योपैथिक या एलोपैथिक डॉक्टर ने नुस्खा तजवीज़ किया था, और जो काम पिछली हुकूमतों में हराम था वो अब हलाल कैसे हो गया? नहीं, पिछली हुकूमतों में हराम और इस हुकूमत में हलाल वाली तो बात ही कोई नहीं है ना। अभी वफाकी काबीना में जहां जिस डिपार्टमेंट में अगर किसी वजीर की ज़रूरत है और वो वहाँ पे नहीं है या उनके मामलात को देखने के लिए, तो उसमें वहाँ पे तैनाती, ये तो कोई मजाइके वाली बात नहीं है। इसमें तो आप नहीं कह सकते हैं कि हाँ अननेसेसरी कोई ऐसी चीज हुई हो तो उसमें जरूर वो काबिल एतराज बात है। लेकिन वो एक चलिए आपने सफाई दे दी है तो बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि आप कह रही हैं ये एक मिनिस्टर फॉर स्टंट्स आपने बनाए हैं। मैं बहुत ही माजरत के साथ कह रहा हूँ, ये मेरा ख्याल है अमिताभ की सन 80 और 90 की फिल्में इन्होंने बहुत देखी हैं। शहरियार आफरीदी साहब वो जब भी आते हैं रात के 2 बजे, वो शहनशाह फिल्म देखी होगी आपने, वो अमिताभ हाथ में रस्सी लेके आता है अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। अमिताभ को माइनस करके शहरियार आफरीदी को इन कर लें और शहनशाह का 2018 का वर्जन आपको नजर आ जाएगा। ये कुएं में उतरे, पाताल में उतरे, ये पहाड़ पे चढ़ जाएं, इनके साथ कैमरामैन जरूर होगा, और ये जा करके लोगों को ललकार के बता रहे होते हैं कि मैं तुम्हें सीधा कर दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा। कराची पता नहीं क्यों नहीं आ रहेंगे। आप ये मुझे बता सकती हैं कि ये मिनिस्टर फॉर स्टंट्स की क्या जरूरत पड़ी थी इस हुकूमत को कि शहरियार आफरीदी के नाम की लॉटरी निकल आई? नहीं, चीजों को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। मैं तो यही कहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं है। और शहरियार साहब के बारे में अभी देखें, ये जो इंक्रोचमेंट की जो एक मुहिम शुरू की गई है
यहाँ से तकरीबन जो अभी तक की फिगर्स जो आई हैं वो 4000 किनाल अराजी जो है वो बाजियाब कराई गई है। अब अगर आप उसको शहनशाह से ताबीर दे लें या जिस मर्जी से ताबीर दे लें, लेकिन अगर एक चीज़ गैर कानूनी है और कानून के दायरे इख्तियार में उसको ला के वो चीज़ें, वो जो अराजी है वो खाली कराई जा रही है, तो उसको आप स्टंट तो नहीं कह सकते। वो तो ज़रूरत है वक्त की है मिनिस्टर की, नहीं वक्त की, मिनिस्टर की। वक्त की। अच्छा मैम ये मुझे बताइए, क्योंकि मिनिस्टर अपने बिहाफ पे तो कुछ नहीं कर रहा ना, मिनिस्टर अपने बिहाफ पे तो कुछ नहीं कर रहा। मिनिस्टर तो जो पॉलिसी लाइन है गवर्नमेंट की उसके मुताबिक काम कर रहा है। मिनिस्टर तो खुद हीरो बनने के शौक में नहीं कर रहा, मिनिस्टर अपना फर्ज पूरा कर रहा है। मिनिस्टर सिर्फ आपको रात को क्यों नजर आता है, आपको दिन में क्यों नहीं नजर आता? दिन में भी मिनिस्टर फिर रहा होता है, मिनिस्टर हर जगह जाता है और अपने जो उसकी जिम्मेदारी। अच्छा मैडम, डॉलर साहब जो है वो उनसे इतनी चिड़ है कि उनके लगाए हुए एक अफसर को भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। आज 4 अफराद की पेट पे लात मार दी गई। अच्छा खासा वो रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे होंगे मेरा ख्याल है। बाल बच्चों को रुला दिया गया उनकी इस उम्र में आके। अब ये मुझे बताइए, इसहाक डॉलर से अगर इतनी ही मोहब्बत थी तो उनको वहां से गर्दन से पकड़ के क्यों नहीं ले आए? ये उनके रखे हुए ये चाचे मामों को क्यों बिला वजह अजियत दे रहे हैं? क्यों ये जमहूरियत के साथ ये मजाक हो रहा है? क्योंकि यहां तो जब कुछ होता है तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। जी यहाँ पे माजी बईद में भी और माजी करीब में भी जब भी कोई ठीक काम करने लगते हैं तो जमहूरियत वाकई खतरे में पड़ जाती है। और जहाँ तक आपने मोहब्बत की बात की है तो हम तो सबका एहतराम करते हैं और सबके स्टैंस का भी एहतराम करते हैं, बशर्ते कि वो कोई लॉजिकल हो। और अपोजिशन की लॉजिक, खास तौर पे PMLN की लॉजिक अगर मैं मिसाल दूं कि वो इस तरह की है कि वो कहते हैं कि अगर आपका वजन 100 किलोग्राम जमीन पे है तो मरीख पे जाएंगे तो 35 किलोग्राम होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप मोटे नहीं हैं, आप सिर्फ गलत स्यारे के ऊपर मौजूद हैं। ये उनकी लॉजिक है। अच्छा मैम ये मुझे बताइएगा कि वफाकी वजीर इत्तलात जो हैं, अल्लाह ताला इन्हें नजर बद से बचाए, खैर से 3-4 जमातें तो बदल चुके हैं, क्या आपके ख्याल में कौन सा एजेंडा है या किसके एजेंडे पर वो अमल पैरा हैं? क्यों बिलावजह तमाम तोपों का रुख वो हुकूमत की तरफ करके और आ बैल मुझे मार की मिसाल कायम करने में तुले हुए हैं? मुशाहिदुल्लाह खान के पीछे पड़ गए हैं। मुशाहिदुल्लाह खान से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, जो करना कीजिए उनको, लेकिन ये मुझे बताइए कि महज लफाजी करने से क्या होगा? आपके पास एविडेंस है, आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं, आप हुकूमत हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या जरूरत थी कि सेनेट में जाकर के तमाशा लगाया जाता? क्या जरूरत थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जो है ना वो सहाफियों को मुतासिर किया जाता, और वो भी बेचारे उन सहाफियों को जो आपकी बीट भुगताने पर मजबूर हैं, वो क्या बेचारे सवाल पूछ लेंगे? वो तो कोई प्रोग्राम एंकर बदजुबान मुझ जैसा होगा जब आपको वो जिज करने पर आमादा हो जाएगा। वो सहाफी तो कुछ नहीं कर सकता बेचारा। वो आपने शेर सुने, यार अब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो ना दे मुझको जुबां और। तो ये वही वाली बात है। और जहाँ तक आप मिनिस्टर साहब की बात कर रहे हैं, देखिए आज भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुशाहिदुल्लाह के बारे में एक ब्रीफिंग जो आप कह लें कि सारी कौम के सामने रखी है। और बात सिर्फ मुशाहिदुल्लाह की नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे PIA से रिलेटेड बात है। अब 6-7 भाई इकट्ठे अगर एक ही इदारे में तैनात हों, वो भी बगैर किसी बोर्ड के, बगैर अच्छा, किसी उनके वो तो कह रहे हैं मेरे भाई 4 में से 6 भाइयों को नौकरी कैसे मिल गई? काम नहीं है कि क्या हुकूमत का काम नहीं है कि वो इन मामलात को देखे? और फिर ऑब्वियसली आप सही कह रहे हैं कि अगर हमारे पास सबूत हैं तो हम क्यों नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। इसका पूरा हम तैयार करेंगे बाकायदा इसकी पॉलिसी, जो कि कर भी रहे हैं। और सिर्फ PIA नहीं, जिस महकमे में भी ऐसे हुआ है, हम उसकी जो भी उसकी बनती है कानून के दायरा कार में रह के कार्रवाई, वो हम जरूर करेंगे। अच्छा ये मुझे बताइए, शहबाज शरीफ साहब, इखलाकन वो सवाल पूछ ही लूँ, हालांकि आज प्रोग्राम में ये बात करनी थी मुझे, कल इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा। ये शहबाज शरीफ साहब के साथ जो मेहरबानी की गई है कि उन्हें बुलाया गया किसी और चीज़ में और थंबू कर लिया गया किसी और चीज़ में, ये जब किसी को फारिग कराना होता है तो नैब से उसको पकड़वा देते हैं। मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ काम कुछ और हो रहा था, अकामे पे उनको अंदर कर दिया, उसके बाद फिर जाहिर है कि उन्होंने बाहर आना था, वो बाहर आ भी गए। अब वो पेशी है और मियाँ नवाज शरीफ हैं और मैं हूँ और आप हैं। तो इसका मतलब है कि आगे जाकर के आने वाले दिनों में फिर कुछ ऐसे ही होना है, फिर कोई ऐसे ही लूला लंगड़ा सा केस नैब तैयार करके अपनी जान छुड़ाएगी, फारिग कर देगी, और उसके बाद फिर शेर धाड़ेगा, फिर पूरी कुव्वत से आप सफाइयां देती फिरेंगी। तो पहले ही नहीं नैब से बिठा करके कोई ऐसी सेटिंग कर ली जाती कि अगर अंदर ही करना है तो कोई ठीक चार्ज कर दिया जाए।
आप इसको लूला लंगड़ा केस कह रहे हैं? 1400 अरब रुपए की करप्शन को नहीं, मैं लूला लंगड़ा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि चारों तरफ से फील्डिंग ऐसी कर दी जाए कि ये बाहर ना आ पाए। मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरा तो बुग़्ज़ इतना है। ठीक है, दूसरी बात, जहां तक नैब की सेटिंग, आरिफीन साहब मेरी बात सुने, एक चीज मैं जरा प्लीज कौम के सामने भी रखना चाहती हूँ कि नैब के चेयरमैन की तैनाती पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दस्तखतों से हुई हुई है। नैब का पूरा सेटअप उनका बनाया हुआ है। ये केसेस जितने भी हैं, नैब रेफरेंसेस जितने भी हैं, ये पीटीआई की हुकूमत से पहले के हैं, ये हमारे दौरे हुकूमत के नहीं है। तो इनको अगर ये कहना है कि ये पॉलिटिसाइज हो रहा है या ऐसे हो रहा है, और हम तो इदारों की खुद मुख्तारी और उनकी आज़ादी के हक में है, नैब एक खुद मुख्तार इदारा है, वो जो भी करेंगे हम उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ना हमें करनी चाहिए और ना हमारी ऐसी कोई सोच है। और आप इस केस को ये कह रहे हैं, इस केस में जितने भी इन्वॉल्व लोग, मतलब एक तो गरीब अवाम का पैसा बर्बाद हुआ, हजारों अरबों रुपए की, हजार अरब रुपए की करप्शन की गई है, और पाकिस्तानी अवाम को इस करप्शन को दिखा, और बाकायदा फिर ऊपर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इतने मासूम बन के कि जैसे उनके साथ जुल्म हो गया। आप जो बात कह रही है वो दुरुस्त है। मुझे ब्रेक पे भी जाना है, यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने का, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी वजाहत कर दूं। शहबाज शरीफ साहब मेरे मामूजात भाई नहीं है, आप अगर उनको किसी और चार्ज उसमें भी फ्रेम करेंगी ना तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ, यहाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर पता नहीं कितने हजार अरब रुपए के तो फवाद चौधरी साहब ने अकेले ही केस बनवाए में, किसी और ने कितने केस बनाए हुए, लेकिन साबित होना यहाँ पे एक जो है ना वो जुए शीर लाने के मुतरादिफ होता है। अब फवाद हसन फवाद किस हद तक इस काम में फैसिलिटेट कर सकते हैं ये तो वही जाने। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि फील्डिंग ऐसी हो कि खिलाड़ी के बच निकलने का कोई एहतमाल ना हो, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। नाजरीन, आपकी समातों का बेहद शुक्रिया, खासतौर पर जबीरिया जफर साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि मेरे तमाम हमलों को उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी के साथ झेला, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी आने का उन्होंने वादा किया है। उम्मीद है कि मैं उनके सब्र को मजीद आजमाऊंगा। अगले किसी प्रोग्राम में नाज़रीन यहाँ जाएंगे मुख्तसर से ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आजिज धामरा साहब। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। आजिज धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज साहब, सर मुख्तसर अहवाल ये कि नैब को नजराना अकीदत पेश करने के लिए ये सेगमेंट डिज़ाइन किया गया था, लेकिन इससे पहले कि मैं ऑफिस पहुंचता शहबाज शरीफ साहब धर लिए गए। अब जाते जाते उनको सलूट भी कर चलेंगे, लेकिन बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब भी तंग आ गए हैं नैब से, कह रहे हैं भाई किसी एक केस को तो अंजाम तक पहुंचाओ। अब नैब ने अपनी फुर्ती ये दिखाई है कि उसने खुर्शीद शाह साहब पर उंगली रखी है। उसने ये बताया है क्योंकि सैयद खुर्शीद शाह ने अपनी अमली जिंदगी शोबे बिजली में मीटर रीडर क्लर्क से शुरू की थी और उनकी माहाना तनख्वाह 7,000 रुपए थी। खुर्शीद शाह नौकरी खत्म करके सियासत में आए और उनके मालियत असासों की मालियत में कई गुना इजाफा हुआ। वफाकी वजीर मजहबी उमूर की वजारतों के सरबराह रहे। पता नहीं क्या क्या किया, बहुत लंबी खबर है, बोर हो जाएंगे आप। सर ऐसे तो मैं भी ट्रांसलेटर था, पहली नौकरी मेरी 4,000 रुपए पे थी और आज मैं एक एंकर हूं। इसका मतलब है कि मुझ पे भी नैब मुतारिक हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नूरुल आरफीन साहब, आपने नैब का जिक्र किया और उसकी कार्रवाइयों का जिक्र किया, उसकी इन्वेस्टिगेशन का जिक्र किया, तो पीपल्स पार्टी ये तमाम लवादमात से गुजरती रही है और गुजर रही है और गुजरती रहेगी। दूसरी बात यह है कि वो इदारा जिसके लिए आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जब हमारे पास एक ही इदारा बचता है इंसाफ दिलाने के लिए, वो है सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं उस क्रेडिबल इदारे के लिए जो जिसके ऊपर हाथ रखता है, तो हमारी मौजूदा सरकार के जो वजीर हैं, जो इतलात के वजीर हैं, इत्तेफाक से वो सब पार्टियों के तर्जुमान रह चुके हैं माजी में। और कभी वो मुशर्रफ की तर्जुमानी करके जब हमारे ऊपर तनकीद करते थे तो हम समझते थे कि शायद मुशर्रफ की हुकूमत के अलावा बाकी पाकिस्तान में जो हुकूमतें थी वो बिल्कुल बेकार और ख़राब हुकूमतें और करप्ट हुकूमतें थी। फिर वो जब क्यू में जाते थे और वहाँ की बात करते थे तो ऐसे तबलीग होती थी कि शायद उसके बगैर कोई इंसाफ और अच्छी चीज़ है नहीं। और जब हमारे पास तर्जुमान बने तो मौजूदा पार्टी के ऊपर आपके पास क्लिप्स मौजूद होंगे और सोशल मीडिया पे भी मौजूद हैं, किस तरह पीटीआई की क़यादत को वो कहते थे, जितनी तनकीद शायद हम भी नहीं करते थे, मगर वो ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर वहां पर मौजूद थे। और आज भी
सरकार के ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर वो मौजूद है। उनको कैसे पता चलता है कि अब गिरफ्तारियां होंगी, अब फलां गिरफ्तार होगा, अब और गिरफ्तारियां होने वाली हैं, और कुछ ही दिनों के बाद केस एक होता है, पेशी पानी के हवाले से होती है और आशियाना स्कीम में गिरफ्तारी हो जाती है। तो ये फयाजुल हसन चौहान साहब हों या अपना फवाद चौधरी साहब हों, अगर वक्त से पहले इन गिरफ्तारियों से पहले अगर सर मंजूर वसा साहब को जानते हैं आप, उनको भी तो ख्वाब आया करता था। जी तबसरा करना देखें अलग बात है, मगर ये कॉन्फिडेंस के साथ बात कहना कि अब ये गिरफ्तारियां होंगी, अब ये गिरफ्तारियां होंगी, अब ये गिरफ्तारियां होंगी, अब ये गिरफ्तारियां होंगी, तो इस तरह लगता है जैसे नैब जो है वो मौजूदा हुकूमत का एक इदारा बन चुका है। अच्छा, खुर्शीद शाह साहब की वजाहत में अगर आप कुछ कहना चाहें। अगर ये कोई, मैं आ रहा हूं, ये भी थोड़ी बात, नैब पे भी थोड़ी बात सुन लें। अच्छा, दूसरी बात, ये जो गिरफ्तारी हुई है, अगर ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ज़िमनी इंतखाब से पहले है, तो पीपल्स पार्टी उसकी कत्तन हिमायत नहीं करेगी, क्योंकि हम खुद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के शिकार होते रहे। जहां तक आपने खुर्शीद शाह साहब का नाम लिया है, तो नैब तो 2002 से काम कर रहा है। खुर्शीद अहमद शाह साहब इसी मुल्क में रह के सियासत कर रहे हैं, आज भी वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे। और नैब जो खुद एक कंट्रोवर्शियल है, उसके लिए चीफ जस्टिस साहब क्या रिमार्क्स देते हैं। देखें, बुनियादी तौर पर बात यह है कि हमारे मुल्क में एहतसाब करने के इदारे तो मौजूद हैं, मगर सच कानून मौजूद नहीं। और ये वक्त तब मिला हमें, एक तो पहले 2009 में जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 62 और नैब के ऊपर हमें कानून साजी करनी है, मगर उस टाइम नवाज शरीफ साहब ने ये साथ नहीं दिया और ये सोचा कि शायद ये नैब बनी पीपल्स पार्टी के लिए है। मगर आज हालात मुख्तलिफ हैं, वो आर्टिकल के हवाले से हो या नैब के हवाले से। जब पनामा का इशू आया तो पीपल्स पार्टी, आरफीन साहब वाहिद पार्टी थी जिसने कहा कि इस मुल्क में इदारे मौजूद हैं जो वक्त ब वक्त इन्वेस्टिगेशन भी करते रहते हैं, मगर वो कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाते हैं। इस मुल्क में एहतसाब का कानून मौजूद नहीं है, तो आए तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो पार्लियामेंट में है, पहले तो इस मुल्क में एहतसाब का कानून बनाए, बोर्ड जो है वो एहतसाब करे तमाम का। अब खुर्शीद शाह साहब हो या आजिज धामरा हो या नूरुल आरफीन साहब हो, जिन्होंने भी गड़बड़ की है, जाहिर है इस मुल्क के इदारे हैं। इससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ 12 रेफरेंसेस बने, 11 साल का जेल था। जेल तो उन्होंने काट दिया, मगर बरी भी हुए और इस मुल्क के इदारों के हवाले से बरी हुए। जाहिर है इस मुल्क के इदारों ने ही केस चलाना था, कोई बाहर के इदारे नहीं थे। तो वो अभी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का जो मामला है थी, उसका हिसाब कौन देगा? इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के जो दामाद को गिरफ्तार करके लाए, और उसके बाद आज ये खबर भी हुई है कि उनके जो समधी हैं उन्होंने 13 अरब रुपए जो है वो कौम को बतौर टिप देने का ऐलान किया है, और वो बजरिया नैब सेटिंग होगी। और नैब ने जो है वो जो उसका तरीक़ाकार है कि वो पैसे लेकर के वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देता है कि ये आदमी कुर्रा अर्ज़ का मासूम तरीन शरीफ तरीन आदमी है। तो अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। आपके ख्याल में ये सेटिंग के लिए बनाया गया था ये इदारा, या वाकई एहतसाब का काम इसके जिम्मे था जो ये नहीं कर सका बावजूद एक नेक नाम सरबराह के? देखिए, आपने वो तो अल्फाज सुने होंगे ना कि उसकी भी कोई अहमियत होती है तारीख में, कि मकाफात अमल, ये 2 अल्फाज हैं, आपने भी सुने होंगे यकीनन, मैंने तो सुने हैं। जब इफ्तिखार चौधरी पे हम तबसरा करते हैं तो मेरे पास अल्फाज ये आ जाते हैं। और जब नैब की बात करते हैं कि प्ली बार्गेनिंग करने वाले, अब देखिए प्ली बार्गेनिंग नैब के कानून में मौजूद है, उसका जो सेक्शन है 25A, उसके तहत उन्होंने कहा कि प्ली बार्गेनिंग हो सकती है। मगर जो प्ली बार्गेनिंग करने वाले लोगों को भी ये जेल में डाल देते हैं। तो इनसे कोई पूछने वाला हो कि भाई आपका कानून क्या कहता है, आपकी मंशा क्या है, आपको ऑपरेट कौन करता है, एक जगह पे एक आप कानून दिखाते हैं, एक दूसरी जगह दूसरी कार्रवाई करते हैं। ये 2002 में जनरल मुशर्रफ ने ये इदारा बनाया था पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत। अब ये खुली बात है कि मैं कहूं तो ये कहा जाएगा कि पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक है, शायद इसलिए कह रहा हूं, मगर आज नैब को कौन अच्छा कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि नैब को सबसे पहले हुकूमत में मौजूद नैबज़दा लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा सर, मैं आपको पता है बहुत देर तक सीरियस गुफ्तगू में कर नहीं पाता, और आप जैसा मेहमान मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। अब जरा थोड़ी सी गुफ्तगू का रुख जरा चेंज करना चाहूंगा आपकी इजाजत से। आरफीन साहब, आखिरी बात कह के खत्म कर रहा हूं मैं
देखें, नैब की क्रेडिबिलिटी की जहां तक बात है, तो अगर वो मौजूदा सरकार के, चाहे वो पंजाब के काबीना के वजीर हों या वफाक में, या खुद प्राइम मिनिस्टर साहब जो सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के तौर पर नैब में पेश होते रहे हैं, उसको हम नैब के केस से अलग नहीं कर सकते। वहां पर साइलेंट क्यों है नैब, जरा ये वजाहत आनी चाहिए तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, आपको स्कूल आप भी गए होंगे, मैं भी गया था एक जमाने में, कोई नतीजा उसका खातिर खान निकला, ये एक अलग बात है। वो एक बच्चा होता था जो सबकी पेंसिलें छुपा लेता था, और उसके बाद जब पूछो तो अल्लाह कसम मौला कसम कह के कहता था मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, मोस्टली वही आदमी सामने आता था कि जो सबसे ज्यादा मीसलों की तरह खड़ा होता था वहां, उसकी जेब में वो पेंसिल होती थी। अब उसी मंजर को अपने जहन में रखिए, और ये एक बयान मैं आपके सामने, खबर आपके सामने पेश कर रहा हूं। फालूदा फरोश का मामला पीपल्स पार्टी की तरफ मोड़ना नाइंसाफी है। वजीर बल्दियात सईद गनी, कोई गैर कानूनी काम हो तो फौरन पीपल्स पार्टी को मलाइन करना शुरू कर दिया जाता है। सर, किसी ने भी नहीं कहा, ये तो खुद ही वजाहत देना शुरू हो गए, लोगों को शक तो बिलावजा पड़ेगा नहीं। देखें, एक जेआरटी बनी हुई है, आपको याद है ना, अभी एक जेआरटी बनी हुई है जिसमें प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब और आदि फरियाल टालपुर साहबा पेश हो रहे हैं। वो जेआरटी बनी और डीजी एफआईए ने कहा कि वो जो ट्रांजैक्शन होती हैं, वो जो बेनामी जो अकाउंट्स हैं, वो हम नहीं उसको स्क्रूटनी कर सकते, इसलिए जेआरटी बनाई जाए। अब एक इदारा जो जिसके अंदर एक ब्रांच है, बैंकिंग कोर्ट बनी हुई है, वो आराम से इस तमाम अकाउंट्स की स्क्रूटनी कर सकता है, मगर उसके लिए वो कहते हैं कि जनाब हमें जेआरटी की जरूरत है, और जेआरटी के नाम भी वही इदारा देता है, वो रेसिप्टी हो जाते हैं। फालूदा फरोश हो या पंजाब में एक नौजवान जो करोड़ों रुपए के अकाउंट उस बेचारे के उसमें भी आ गए हैं, या कल अल्लाह ना करे कि मेरे अकाउंट में भी आ जाए, तो ये एफआईए पहले तो बताए कि ये फालूदा फरोश के अकाउंट में ये 2 अरब रुपए आए। सर, इस तरह तो जाती तौर पे वैसे मैं एक बात कर रहा हूं, आपने अल्लाह में डाल दिया। नहीं, मैं अल्लाह नहीं करता, नहीं, मैं अल्लाह के बंदे कर रहे होते हैं। ये पेंसिल वाली बात कर रहा हूं मैं पेंसिल वाली बात कर रहा हूं, मैं पेंसिल वाली बात कर रहा हूं। आपने अच्छा बयान किया। देखें, इस तरह तो मैं भी पूछ सकता हूं, और अभी तो अदालत भी पूछ रही है कि एक मशहूर हुई थी कहानी उस वक्त के सूबाई वजीर शर्जील मेमन साहब के हवाले से कि उनके घर से कोई 4 अरब रुपए मिले हैं या 2 अरब रुपए वो रिकवर भी तो हुए होंगे ना, किसी इदारे ने किए होंगे ना। वो लॉन्च में जब जा रहे हैं, किसी इदारे को पता पड़ा तो मीडिया में चीज आई ना कि वो लॉन्च के थ्रू जा रहे थे, वो लॉन्च भी पकड़ी गई और 2 अरब रुपए भी पकड़े गए। बंदा जेल में है, ना लॉन्च का पता है ना 2 अरब रुपए का पता है, तो वो पेंसिल किसने छुपाई हुई है? राइट। आजिज दामरा साहब, आपकी शो में शिरकत का इंतहाई मशकूर हूं। नाजरीन, ये थे आजिज दामरा साहब, जनरल नॉलेज के कुछ छोटे छोटे पूछ रहे थे इनसे, और अपने तौर पे उन्होंने दुरुस्त जवाब भी दिए। किस हद तक मुतमईन है इसका फैसला आप पर छोड़ते हुए यहाँ नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।